हेलो एवरीवन। मैं फिर से आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग आज जो भी सबस्टेशन 66 केवी के अबोव के जो भी सबस्टेशन है या फिर से हम लोग उसको स्विच यार्ड बोलते हैं, उस स्विच यार्ड में एज पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के हिसाब से फॉल्ट करंट लेवल कितना होना चाहिए, उस सबस्टेशन की जो 66 केवी के अबोव के जितने भी सबस्टेशन है 66 केवी रहेगा, उसके बाद में 110 केवी रहेगा, 400 केवी रहेगा, 765 केवी रहेगा, ये जितने भी सबस्टेशन है उस सबस्टेशन में ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी उस सबस्टेशन का कितना होता है। उसके बाद में हर एक सबस्टेशन में जो 66 केवी के अबोव के सबस्टेशन है उसमें बस बार स्कीम्स कौन कौन से हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट, उस सब स्टेशन में जो भी सर्किट ब्रेकर रहते हैं उसमें SF6 सर्किट ब्रेकर रहेंगे या फिर जितने भी टाइप्स के सर्किट ब्रेकर्स रहते हैं, तो वहाँ पे उस सर्किट ब्रेकर का जब भी फॉल्ट क्रिएट होता है उसके बाद में ब्रेक टाइम कितना रहता है, ये सब पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रिकल नॉलेज के इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। सो फर्स्ट है फॉल्ट करंट लेवल। जो भी 66 केवीए के अबोव के जो सबस्टेशंस है उसमें हम लोग फॉल्ट लेवल जो है, फॉल्ट लेवल करंट मतलब क्या है, जब भी कोई भी फॉल्ट वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद में उस सबस्टेशन में से कितना करंट फ्लो हो सकता है, शॉर्ट सर्किट करंट कितना फ्लो हो सकता है, उसके ऊपर उस सबस्टेशन का फॉल्ट लेवल हम लोग वहाँ पे फॉल्ट लेवल करंट वहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं। सो फॉल्ट लेवल करंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया या फिर वो हम लोग पैरामीटर उसको बोल सकते हैं जो हम इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन डिजाइन के टाइम पे उसको हम लोग वहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो फॉल्ट लेवल करंट मीन्स इट इज द मैक्सिमम करंट दैट कुड फ्लो इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो ये जो करंट है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में उस सबस्टेशन में से कितना मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है वो वहाँ पे इंडिकेट करता है। सो द रेटेड रप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर टू बी इंस्टॉल्ड एट एनी न्यू सबस्टेशन और स्विच यार्ड shall be at least 25% higher than the calculated maximum fault level at the bus to take care of the increase in short circuit level। तो अभी 66 केवी का सबस्टेशन है, तो 66 केवी के सबस्टेशन में जो भी फॉल्ट लेवल करंट रहेगा उसका फॉल्ट लेवल करंट का कैपेसिटी रहेगा वहाँ पे 31.5 किलो एम्पियर फॉर 1 सेकेंड। मतलब जो भी करंट उस सबस्टेशन में से फ्लो हो सकता है ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन वो 31.5 किलो एम्पियर 66 केवी के लिए एक सेकंड, तो एक सेकंड के लिए उसका रेटिंग वहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद में है 110 या फिर 132 केवी का सबस्टेशन अगर हम लोगों ने कंसिडर किया तो वहाँ पे उसका फॉल्ट लेवल करंट जो है वो हम लोग 31.5 किलो एम्पियर या फिर 40 किलो एम्पियर फॉर 1 सेकंड वहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं। सो दिस रेटिंग्स आर एज पर दी CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन उसके बाद में अगर 220 या फिर 230 केवी का सबस्टेशन रहेगा तो उसके लिए फॉल्ट करंट लेवल वहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं 40 किलो एम्पियर या फिर 50 किलो एम्पियर फॉर 1 सेकेंड। और अगर 400 केवी, 765 केवी या फिर 1150 केवी का सबस्टेशन रहेगा तो वहाँ पे फॉल्ट लेवल 50 के से लेके 63 के तक हम लोग वहाँ पे फॉर 1 सेकेंड हम लोग वहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो ये हो गया फॉल्ट करंट लेवल के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी। मतलब क्या, जो भी सब स्टेशन वहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर जो भी स्विच यार्ड या वहाँ पे हम लोग इरेट कर रहे हैं तो उस स्विच यार्ड का ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी कितना हो सकता है। सो एज पर द CEA अगर हम लोग 66 केवी का सब स्टेशन कंसिडर करते हैं तो उस सब स्टेशन या स्विच यार्ड का 66 केवी सब स्टेशन या स्विच यार्ड का वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी 100 MVA का रहेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी मतलब हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, स्टेप अप का वहाँ पे हम लोग काम कर देते हैं। मतलब प्राइमरी वोल्टेज जितना है उससे हम लोग वहाँ पे वोल्टेज को स्टेप अप करके वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। 110 या फिर 132 केवी का सब स्टेशन रहेगा तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी 250 MVA का रहेगा। 220 या फिर 230 केवी का सब स्टेशन रहेगा तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी रहेगा 650 MVA। देन 400 केवी का सब स्टेशन रहेगा, 400 केवी का सब स्टेशन रहेगा तो वहाँ पे 2000 MVA का ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी रहेगा। उसके बाद में 765 केवी का अगर सब स्टेशन रहेगा तो वहाँ पे 9000 MVA का हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी, मतलब उस स्विच यार्ड का ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी कितना हो सकता है, सो 9000 MVA का हो सकता है वहाँ पे। 1150 केवी का अगर वहाँ पे वोल्टेज लेवल है, स्विच यार्ड है, सब स्टेशन है तो वहाँ पे 12000 MVA का ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी का वहाँ पे सब स्टेशन रहेगा। सो ये जो स्टैंडर्ड्स है वो सब स्टैंडर्ड्स एज पर CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के
वेबसाइट से लिए हुए। नेक्स्ट है बसबार स्कीम। तो अभी बसबार स्कीम्स क्या होते हैं? सो ए सबस्टेशन बसबार स्कीम इज द अरेंजमेंट ऑफ ओवरहेड बसबार एंड एसोसिएटेड स्विचिंग इक्विपमेंट्स इन ए सबस्टेशन. So it is the backbone of electrical substation, enabling the efficient and reliable transfer of power. अभी बसबार स्कीम जो अभी दो टाइप्स के सबस्टेशन रहते हैं, एक रहता है एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन और दूसरा रहता है गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन. तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के बसबार स्कीम्स रहते हैं. उसमें सिंगल बसबार है, सिंगल बसबार विथ बस सेक्शनलाइजर है, मेन एंड ट्रांसफर बस है, या फिर डबल बसबार स्कीम्स है, 1.5 ब्रेकर स्कीम्स है. तो डिफरेंट टाइप्स के बसबार स्कीम्स है. तो उस बसबार स्कीम का यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं? तो उस बसबार से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ओवरहेड बसबार रहेंगे या फिर वो जो सबस्टेशन में जितने भी स्विचिंग इक्विपमेंट्स है उस स्विचिंग इक्विपमेंट्स को हम लोग इस बसबार स्कीम से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं. तो बसबार स्कीम से क्या होता है कि रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, जो भी पावर ट्रांसफर हो रहा है उस सबस्टेशन के थ्रू, उसमें रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है. तो जो भी सबस्टेशन है 66 केवी के अबो के तो उसके लिए कौन सा स्कीम यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं वो इसमें मेंशन किया हुआ है. तो 66 केवी का सबस्टेशन रहेगा या फिर 110 केवी का सबस्टेशन रहेगा या फिर 132 केवी का सबस्टेशन रहेगा. तो उसमें नॉर्मली मेन एंड ट्रांसफर बसबार स्कीम या फिर डबल बसबार स्कीम हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं. तो डबल बसबार स्कीम में विथ और विदाउट ब्रेकर बाईपास अरेंजमेंट उसमें हो सकता है. उसके बाद में 220 केवी या फिर 230 केवी का सबस्टेशन जहाँ पे हम लोग इरेक्ट करें तो उसमें बसबार का कौन सा स्कीम रहेगा? तो उसमें डबल मेन एंड ट्रांसफर बसबार स्कीम रहेगा या फिर डबल बसबार स्कीम विथ और विदाउट ब्रेकर बाईपास अरेंजमेंट हो सकता है. उसके बाद में जहाँ पे 400 केवी के सबस्टेशन है, 765 केवी के सबस्टेशन या स्विच यार्ड है या फिर 1150 केवी सबस्टेशन के स्विच यार्ड या फिर सबस्टेशन है, वहाँ पे 1.5 ब्रेकर स्कीम, ये बसबार की स्कीम वहाँ पे नॉर्मली हम लोग इस स्कीम से वहाँ पे कनेक्शन करते हैं. तो ये जो बसबार स्कीम्स है इसको हम लोग क्यों करते हैं? तो इफिशिएंट और रिलायबल इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसफर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के बसबार स्कीम वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं. तो ये जो रेटिंग्स है वो एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन के लिए वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं. नेक्स्ट बसबार स्कीम्स है जीआईएस सबस्टेशन के लिए. तो जीआईएस सबस्टेशन में जीआईएस इज नथिंग बट गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन. तो उसमें 66 केवी का अगर गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन है तो वहाँ पे सिंगल बसबार स्कीम या फिर मेन एंड ट्रांसफर बसबार स्कीम हम लोग वहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. उसके बाद में 110 केवी या फिर 132 केवी का अगर सबस्टेशन रहेगा, स्विच यार्ड रहेगा, तो उसमें मेन एंड ट्रांसफर बसबार स्कीम या फिर डबल बसबार स्कीम दोनों में से हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. और 220-230 केवी का अगर वहाँ पे जीआईएस सबस्टेशन रहेगा तो वहाँ पे डबल बसबार स्कीम वहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं. तो ये हो गया बसबार स्कीम्स के लिए. नेक्स्ट है रेटेड ब्रेक टाइम फॉर सर्किट ब्रेकर. तो अभी हम लोगों को पता है 66 केवी के अबो जो भी जितने भी सबस्टेशन है उसमें नॉर्मली कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं? तो वहाँ पे हम लोग SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर वहाँ पे यूज करते हैं. तो ब्रेक टाइम क्या है? तो सर्किट ब्रेकर का ब्रेक टाइम क्या रहता है? सो द ब्रेकिंग टाइम ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज द टाइम इट टेक्स फॉर द सर्किट ब्रेकर टू इंटरप्ट द करंट फ्लो व्हेन ए फॉल्ट ऑकर्स. मतलब क्या है, जब भी किसी भी सबस्टेशन या फिर किसी भी स्विच यार्ड में फॉल्ट क्रिएट होता है तो उस टाइम पे जो भी सर्किट ब्रेकर रहेगा वो सर्किट ब्रेकर कितने कम समय में वहाँ पे ट्रिप हो सकता है, उसके लिए हम लोग वहाँ पे ब्रेक टाइम हम लोग उसको बोलते हैं. जितने कम समय में वो सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा, इंटरप्ट करेगा, तो उतना ज़्यादा सिस्टम हेल्दी रहेगा. तो ये जो सबस्टेशन है 66 केवी के अब हो तो उसमें नॉर्मली जो भी सर्किट ब्रेकर्स रहते हैं उसमें ट्रिप टाइम उसका कितना होता है. तो अगर हम लोग 66 केवी का सबस्टेशन वहाँ पे कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे ट्रिप टाइम वहाँ पे 100 मिली सेकेंड का रहेगा. 132 या फिर 110 केवी का सबस्टेशन रहेगा तो वहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं 60 मिली सेकेंड का ट्रिप टाइम. देन 220 या फिर 230 केवी का स्विच यार्ड सबस्टेशन है, अगर वहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हो गया तो जो भी सर्किट ब्रेकर है वो 60 मिली सेकेंड में ट्रिप होना चाहिए. 400 केवी का सबस्टेशन रहेगा तो वहाँ पे 40 मिली सेकेंड में सर्किट ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए. देन 765 केवी का सबस्टेशन रहेगा तो उसमें 40 मिली सेकेंड में सर्किट ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए. अगर 1150 केवी का सबस्टेशन है, स्विच यार्ड है, तो वहाँ पे 50 मिली सेकेंड्स में हमारा सर्किट ब्रेकर जो है सबस्टेशन में जो भी सर्किट ब्रेकर है वो 50 मिली सेकेंड्स में ट्रिप होना चाहिए. तो यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे वोल्टेज रेटिंग बढ़ रहा है वैसे वैसे वहाँ पे ट्रिप टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है. तो ये जो ट्रिप टाइम है ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन उस
टाइम में सर्किट ब्रेकर को ट्रिप होना चाहिए। अगर सर्किट ब्रेकर इतने टाइम में ट्रिप नहीं हुआ तो बैकअप प्रोटेक्शन रहते हैं, अगर नहीं भी हुआ तो वहाँ पे डैमेजेस होने के चांसेस रहते हैं। तो इस आज के वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पे स्कीम्स देखे, उसमें फॉल्ट लेवल देखा, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी देखी, उसके बाद में बस बार स्कीम, एआईएस और जीआईएस के लिए कौन सा बस बार स्कीम हम लोग यूज़ करते हैं, और रेटेड ब्रेक टाइम फॉर सर्किट ब्रेकर एज पर दी सीए स्टैंडर्ड्स। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।